प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता है आपके जो आसान आसान से एग्जाम थे वो हो चुके हैं और अब आपका जो एग्जाम है कल मतलब 11 तारीख को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम भी मैथ के आपके पेपर की तरह ही टफ आने की उम्मीद है। तो आज हम वो 5 क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 8 से 10 सालों में बोर्ड में एग्जाम में आ रहे हैं और इस बार भी 100% वो क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। वो 5 अंतर है, तो आप उन अंतरों को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पांचों क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अब जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यह क्वेश्चन लगभग हर साल 3 नंबर में 3 मार्क्स में पूछा जाता है और क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। इससे पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर की। पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्र होती है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण की सतह अंदर की ओर वक्र होती है। दिखाई दे रहा होगा आपको। नंबर 2, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, एफ, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वह प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब से छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 4, उत्तल दर्पण वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या बराबर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहां पर रखी गई है। नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपसारी दर्पण क्या है या अभिसारी दर्पण क्या है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर हम दोनों में उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रेयर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। रेयर व्यू मिरर जो वाहनों में साइड में मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में और वाहनों की हेडलाइट में और इसके अलावा भी बहुत जगह पर किया जाता है। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि हर साल हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और 100% ये उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन है, लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में क्या अंतर है। तो ये हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। चलिए बात करते हैं। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो अब हम अंतर की बात करते हैं। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये बीच से मोटा और किनारों से पतला है। अवतल लेंस बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। दिखाई दे रहा है, बीच से पतला है, किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो है, वो
नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो वो है, यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल लेंस सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर इनके उपयोग की बात करें तो ये 1 नंबर में भी यहां से पूछा जा सकता है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के चश्मों में किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष है, उस दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के चश्मे में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, एक एक मार्क्स में, कि निकट दृष्टि दोष में, दोबारा सुनो एक बार, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब वह छवि है जो किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणों के संग्रहित होने से बनती है, एकत्रित होने से बनती है। यह छवि वस्तु के आकार, रंग और स्थिति की जानकारी हमें प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। चलिए बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर की। वास्तविक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणों के संग्रह से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणों के विस्तार से, फैलाव से बनता है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। इसके अलावा एक और अंतर है, एक और डिफरेंस है चौथा, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम स्क्रीन पर, पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन या पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो ये डिफरेंस, ये अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का लगभग 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आइए एक और ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो कि आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 100% छपने वाला है। यह क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन है, धमनियों और सिराओं में अंतर। यह क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। धमनी और सिराओं में क्या अंतर है। पहला अंतर है, धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न भागों तक लेकर
जाती हैं, जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस हृदय तक ले जाती हैं। नंबर 2, धमनियों में रक्तचाप या रक्त का दबाव अधिक होता है, जबकि शिराओं में रक्तचाप या यूं कहें रक्त का दबाव कम होता है। नंबर 3, धमनियों की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। धमनियों की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली और कमजोर होती हैं। धमनियों में वाल्व होते हैं, जबकि शिराओं में धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, जबकि शिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को पीछे बहने से रोकते हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जो लाल रंग का होता है, जबकि अगर हम शिराओं की बात करें तो शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है जो मुख्य रूप से नीले रंग का होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको और कम से कम 2 बार इसको रीड आउट कीजिए। तो साथियों, अब हम जिस क्वेश्चन का जिक्र करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में यूं का यूं छपने वाला है 3 नंबर में। सेक्शन होगा हमारा बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, और क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और 3 मार्क्स में आने वाला है। तो शुरू करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन में नर और मादा का संयोजन होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का संयोजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल मात्र कोशिका का विभाजन होता है। लैंगिक जनन में वंशानुगत विविधता अधिक होती है, जबकि अलैंगिक जनन में वंशानुगत विविधता कम होती है। लैंगिक जनन में जनन की गति धीमी रहती है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों का संयोजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में जनन की गति तेज होती है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में विकास की संभावना अधिक होती है, जबकि अलैंगिक जनन में विकास की संभावना कम होती है। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार रीड आउट करना है और यह क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ध्यान से देखिए इसे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में समझो छप गया है, और क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आपके पेपर में 3 नंबर का आने वाला है। आने वाला है क्या, हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पेपर में आ गया है। क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। पहले अंतर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है, यह है वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नंबर 2, वायवीय श्वसन यह कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 36 से 38 एटीपी। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा होता है एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि
36 से 38 एटीपी है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की कम मात्रा उत्पन्न होती है जो लगभग 2 एटीपी के बराबर है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है। वायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड का उत्पादन नहीं होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। तो